हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं लाइंस ऑफ फोर्स एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में के बारे में। एक्चुअली इससे पहले वाले लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे, इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उसमें एक केस रह गया था बिकॉज ऑफ द रिंग ऑन द एक्सिस, जो मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में यानी कि आज वाले लेक्चर में उसको हम पहले कवर करेंगे। ठीक है, सो नो डाउट ये टॉपिक्स तो हम पढ़ेंगे ही। इसके अलावा एक टॉपिक जो पिछले लेक्चर का था वो भी आज हम कवर करेंगे। सो मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर मेरी कई हुई बातों को फॉलो करते हुए चलोगे। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मेक श्योर आप उसके नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो गलती है बेटा आपकी। ठीक है, तो आप जब तक खुद से चीजें नहीं लिखोगे, खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, चीजें आपको ज्यादा याद नहीं रहेगी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि लेक्चर के बाद आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहां मिलती है? तो ये आपको मिलेगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे। वहां पे जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको डीपीपी का, वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा उनको सॉल्व कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है, याद नहीं बन पा रहा मुझसे क्वेश्चन, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं बनाता हूं। ये वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वो वीडियो सॉल्यूशन चेक कर लीजिए, एंड अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको चैप्टर के कंप्लीशन के बाद कुछ सेशंस, ऑलमोस्ट 3 से 4 सेशंस में प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपको पता चलेगा कि उस चैप्टर से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और किससे कितनी वैरायटी के सवाल यहां पे बन सकते हैं। तो जब ये 3 से 4 सेशन जो प्रैक्टिस सेशन का होता है बेटा, यहां पे मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा देता हूं, जिससे कि आपको थॉट क्लियर हो जाता है एंड कॉन्सेप्ट्स का भी आइडिया रहता है आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, लेकिन इसके अलावा और क्वेश्चंस जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आपको भी खुद से सॉल्व करने हैं ये सारी चीजें। एक ही बात जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन पूरे प्लान के हिसाब से करी तो आपका सिलेक्शन 100% है। कोई भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो मेक श्योर कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो अपने एग्जाम के लिए, तो उस प्लान के हिसाब से करो, कुछ स्ट्रेटेजी बना के करो, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। सो हर एक वो चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम टाइम टू टाइम भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होना, है ना, निश्चिंत रहो एकदम, और हम पे भरोसा रखो, हम सारी चीज आपको टाइम पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है कि आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा केस नंबर 6 था, है ना, जिसमें हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। इससे पहले मैं आपको चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता चुका हूं। ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, किसी भी चार्ज्ड रिंग की वजह से मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता चुका हूं। कहां पे? पर सेंटर पे। तो सपोज आई एम हैविंग दिस रिंग, सपोज करो मेरे पास ये एक रिंग है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इसके ऊपर चार्ज बराबर बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब चार्ज इस पे बराबर बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब इस रिंग पे चार्ज बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था हम लोगों को। तो मैंने इसके लिए आपको फॉर्मूले बताए थे, है ना। एक तो मैंने आपको आर्क की वजह से बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय r साइन ऑफ अल्फा बाय 2। याद आया कुछ? अब यहाँ पे अल्फा जो होता है वो एंगल होता है जो सेंटर पे सबटेंड किया जाता है, तो यहाँ पे अल्फा तो हमारा 2 पाई हो जाएगा। तो ये जब अल्फा 2 पाई वहां पुट करा था, सो फॉर्मूला कम्स आउट बी 2k लैम्डा बाय r, वेयर r इज एक्चुअली द रेडियस, साइन ऑफ 2 पाई बटा 2, 2k लैम्डा बाय r साइन पाई। अब तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, साइन पाई कितना हो जाएगा बेटा? 1 नहीं 0। हाँ,
साइन पाई होता है 0, तो यहां पे आंसर भी आता है 0। ये तो एक फॉर्मूला से हमने चीजों को डिफाइन किया था। सिमेट्री से भी आप चीजों को डिफाइन कर सकते हो। थ्रू सिमेट्री आप बोलो इधर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, इधर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, ऊपर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बनेगी, नीचे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बनेगी। मतलब ये कहानी पूरी सिमेट्री की है बेटा। तो सिमेट्री के हिसाब से आप चीजों को डिफाइन करते हुए चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाले को क्या कर रही है बेटा, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाले को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। तो ये क्योंकि पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज था, तो जितना चार्ज इधर होगा उतना चार्ज इधर होगा, जितना चार्ज ऊपर होगा उतना चार्ज नीचे होगा, सबकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो दो तरीके थे हमारे पास, एक तो सिमेट्री से चेक कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कि नहीं है, या फिर आप फॉर्मूला लगा के देख लीजिए। दोनों तरीके से आपको पता चलता है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 5 था बेटा, है ना। ये हम पहले डिस्कस कर चुके लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब आज का जो केस होगा इसमें हम क्या करेंगे बेटा, रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज अ रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है बेटा ये रिंग। हाँ सर बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, उसकी वजह से एक्सिस पे, दिस इज द एक्सिस बेटा, ये एक्सिस है, एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां पे भी हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ओवर हियर। यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ होगा dl, इसका रेडियस हम कैपिटल R ले लेते हैं, एंड जो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो मान लीजिए सेंटर से x डिस्टेंस पे है। सो ये येलो कलर से मैंने एक स्मॉल एलिमेंट बनाया, बिकॉज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एट दिस पॉइंट P। यहाँ पे dl लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट आपको दिख रहा है, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी विच इज गिवन बाय dE। ये एंगल हमने थीटा ले लिया, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो यहाँ पे dE के दो कंपोनेंट, एक इधर बनता है dE cos थीटा और इधर बनता है dE sin थीटा। अब देखो बेटा क्या होता है कि अभी तो आपने एलिमेंट ऊपर लिया है, अगर यही एलिमेंट आप नीचे ले लेते, यही एलिमेंट आप नीचे लेते dl लेंथ का, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनती गई, बिल्कुल बनती सर। ये एंगल भी थीटा बनता, बिल्कुल बनता सर। तो ये एंगल भी थीटा होता, बिल्कुल होता। एक कंपोनेंट dE का यहां पे आ जाता विच इज गिवन बाय dE sin थीटा। तो आपको बस एक ही चीज बतानी है मुझे कि जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना वो कैंसिल आउट हो जाता है बेटा। आपको एक ही चीज बतानी थी मुझे कि जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे, ड्यू टू द सिमेट्री साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है। तो एलिमेंट अभी ऊपर लिया था, मान लो कभी एलिमेंट नीचे आएगा, अगर ये एलिमेंट नीचे आएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर dE इधर बनेगा, है ना। यही एलिमेंट अभी आपने ऊपर लिया है, यही एलिमेंट अगर आप नीचे लोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड dE इधर बनेगा, dE का एक कंपोनेंट dE cos थीटा इधर और dE sin थीटा ऊपर। dE sin थीटा से dE sin थीटा मर जाता है और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो इस साइड रहेगा। तो इसको रीड्रॉ कर लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, सो इसको रीड्रॉ किया हम लोगों ने, एंड नाउ ठीक, तो क्या करें, ये सेंटर वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ओवर हियर जिसका लेंथ हो जाएगा dl। बिकॉज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये एंगल थीटा ले लिया है हम लोगों ने, दिस इज द रेडियस r और लेट अस कंसीडर दिस लेंथ टू बी x। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर।
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इधर आती है, लेकिन आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं कि हम कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे, डी ई कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा, डी ई कॉस थीटा वाला किया जाएगा। सो पहली बात तो डी ई निकाल लेते हैं, डी ई इक्वल्स टू के डी क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सो डी ई कैन बी रिटन एज के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर। अच्छा डी क्यू कितना होगा, इस पे छोटा सा चार्ज होगा बेटा, स्मॉल एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा, है ना। पूरी लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो है, उसके ऊपर चार्ज मान लीजिए कुछ क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका टोटल चार्ज मैंने कंसीडर करा क्यू है, इसकी टोटल लेंथ कंसीडर करी 2 पाई आर है। सो dq can be written as q divided by 2 pi r डॉट dl। कहां से निकाला ये आपने, अरे लैम्डा से, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल इक्वल्स टू क्यू बाय 2 पाई आर। अब चाहो तो लैम्डा के टर्म्स में निकालो, चाहो तो चार्ज के फॉर्मेट में निकालो। मैंने बोला इस पे चार्ज क्यू है, इसका पूरे का लेंथ 2 पाई आर है, एलिमेंट पे लेंथ डीएल था, एलिमेंट पे चार्ज डी क्यू है। सो डी क्यू की जगह क्यू बाई 2 पाई आर डीएल लिख देता हूं मैं यहां पे। सो डी ई कैन बी रिटन एज के इंटू क्यू इंटू डीएल डिवाइड बाय 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या मुझे डीई मिला, हाँ सर बिल्कुल हमें डीई मिला, बट हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो है डीई कॉस थीटा। हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो है डीई कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि डीई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डीई साइन थीटा एक दूसरे को मार रहे हैं। समझ लो ना, अकेला डीई मत लेना बेटा, डीई कॉस थीटा लेना, क्योंकि साइन थीटा वाले एक दूसरे को मार रहे हैं। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तभी मिलेगा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ डीई नेट, इंटीग्रल ऑफ डीई नेट, इंटीग्रल ऑफ डीई नेट, इंटीग्रल ऑफ डीई कॉस थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा मेरे बच्चे, इट इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ डीई की जगह के इंटू क्यू डिवाइड बाय 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डीई की जगह लिखा, और साथ में क्या आएगा, डीएल भी आएगा ना, हाँ डीएल भी आएगा, इंटू कॉस ऑफ थीटा। मेरे बच्चे गौर फरमा के देखो, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, from the figure cos theta can be written as base upon hypotenuse। ये रहा थीटा, बेस कितना है x, बेस कितना है x, सो ये हो जाएगा हमारे पास बेस, ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। सो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस से लगा दो यार जल्दी से। सो इट विल बी योर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो कॉस थीटा की जगह लिखा जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझते हो बात को, समझते हो बात को। कॉस थीटा की जगह लिखा जाएगा x अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए भाई लिख देते हैं यहां पे। तो जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, के क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट
इंटीग्रल ऑफ डीएल, बेटा लिमिट्स लगेगी 0 से लेके 2 पाई आर तक। ऑब्वियस सी बात है यहां पे आप लेंथ का इंटीग्रेशन कर रहे हो, है ना। आप यहां क्या कर रहे हो, ये जो डीएल छोटी सी लेंथ है इसका इंटीग्रेट कर रहे हो। बेटा ये छोटा सा एलिमेंट यहां से लेके यहां पूरा कवर करेगा, यहां पे 0 है, यहां से पूरा यहां तक आएगा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। तो देखो इसकी लिमिट मैंने 0 से लेके 2 पाई आर तक लगाई है, लेंथ है ना क्योंकि ये। चलिए बच्चे, तो यहां पे बनेगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। बेटा ये इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, तो 1 + 1/2, बेटा ये 3/2 होता है। तो मैं लिखता हूं सीधा r² + x² का पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे सो 2 पाई आर बन जाएगा ये। सो ये 2 पाई आर से तो 2 पाई आर मर जाता है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, अरे ये नहीं चाहिए भाई हमें, net electric field can be written as KQX divided by r² plus x² का पावर 3/2। So KQX divided by r² plus x² का पावर 3/2, it is the net electric field due to the ring at the axial position। कहां पे मिलेगी हमें, एक्सियल पोजीशन पे हमें यही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है। तो किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है KQX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। क्लियर रहेगी बातें, क्लियर रहेगी बातें। साइन थीटा वाला कंपोनेंट साइन थीटा वाले को मार देता है सिमेट्री की वजह से, क्योंकि एलिमेंट है भाई, एलिमेंट क्या करेगा, ऊपर भी जाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। आपको तो क्या चाहिए कि पूरा रिंग कवर हो जाए। पूरे रिंग को कवर करने के लिए एलिमेंट को पूरे रिंग के ऊपर घूमना पड़ेगा। जब ये एलिमेंट पूरे रिंग के ऊपर घूमेगा तो उसकी वजह से यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी, जब वो यहां पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगी, साइन थीटा मार देगा। तो हम साइन थीटा को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे सिर्फ कॉस वाले को। तो हमने यहां पे फिर से डायग्राम बनाया, हमने बोला यार एक बार डीई का वैल्यू तो निकाल लें पहले। सो डीई का वैल्यू निकालने लगे हम लोग। फिर देखा तो यार यहां पे इसका चार्ज क्यू है पूरे रिंग के ऊपर, पूरे रिंग का लेंथ है 2 पाई आर। तो हमने बोला छोटे से एलिमेंट पे चार्ज डी क्यू था, छोटे से एलिमेंट के लिए डीएल हो गई। सो डी क्यू इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू डीएल, डी क्यू इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डीएल कर दिया हम लोगों ने। फिर यार यहाँ पे डी क्यू की जगह हमने ये पुट कर दिया तो डीई मिल गया। हमने बोला भैया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डीई कॉस थीटा होगा, है ना, और तो कुछ ना होने वाला। तो डीई नेट इक्वल्स टू डीई कॉस थीटा। पर यार ये तो छोटे से एलिमेंट की वजह से हुआ ना, हमें तो पूरे चार्ज की वजह से, पूरे रिंग की वजह से बताइए, नॉट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। तो हमें जो फील्ड चाहिए वो तो पूरे रिंग की वजह से चाहिए, ना कि इस एलिमेंट की वजह से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया, डीएल का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर तक हो सकता है ना। तो दिस इज द पार्ट एंड वी गॉट दिस फाइनल आंसर। समझे बात को, छाप लो इसको, छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। किया नोट सभी ने, बढ़े आगे। अब इससे अगला पार्ट आता है, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मांगता है। तो फॉर मैक्सिमा, है ना, बोलेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है। तो मैक्सिमा के लिए बेटा डीई बाई डी एक्स को 0 करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है मेरे बच्चे, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। क्या वेरी कर सकता है, सिर्फ एक्स जो है वो वेरी करता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जाननी है तो E का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए और बराबर 0 कर दीजिए। आई थिंक आपको पता है दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा वाली बातें हैं ये। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन लगाई DE बाई डी एक्स शुड बी 0। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन किया, के क्यू तो कांस्टेंट ही होता है सर, बाकी की बातें इधर आओ। तो r² प्लस x² का पावर 3/2 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस x को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, इसका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना? ठीक बात, ठीक है बात। चलो ये पार्ट उठ के उधर चल जाएगा, ये के क्यू भी हट जाएगा, तो ये के क्यू हटा दो, इस पार्ट को भी हटा दो, क्योंकि देखो ये पार्ट क्यों काटा मैंने, काटा नहीं है ये, इसको मैं 0 के पास ले जाऊंगा। देखो यार तुम गलत मत समझ जाना, पर तुम समझो बात को कि हम क्या कर रहे हैं, इसको ले जाते हैं 0 के पास। अब जब किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। के क्यू को भी लेके जाऊंगा मैं कहां पे, 0 के पास। अब के क्यू 0 के पास जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय के क्यू अगेन 0 हो जाएगा। तो ये के क्यू और ये वाला पार्ट इसको तो हटा दो, मतलब है सिर्फ अंदर वाले पार्ट से। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। एक मिनट रुकना, के क्यू दोनों के साथ था क्या, के क्यू दोनों के साथ था क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है, माइनस का एक्स, यहां पे डिफरेंशिएशन करो इसका, तो 3/2 पावर आगे आती है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस का 1 डॉट, अब इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x शुड बी 0। डिफरेंशिएशन ही है और कुछ नहीं है। पहले तो देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था, इसका डिफरेंशिएशन किया, पावर आगे आ गया, पावर 1 से माइनस हो गया, अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और ये 0 होना चाहिए था। सो लिखा जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस का, इसको सॉल्व करो बेटा। सो 2x स्क्वायर डॉट 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 शुड बी 0। 2 से 2 मर जाएगा, इस कहानी को उधर भेज दीजिए, तो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे लिख सकते हो ना इसको, अरे यार 3/2 को ऐसे लिखेंगे क्या, 1 प्लस 1/2, तो इसका पावर 1 और ये देखो अंडर रूट मतलब पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे बच्चे कुछ नहीं किया मैंने, ये माइनस वाला पार्ट था, इसको उधर लेके गया, ये बन गया 3x स्क्वायर, और ये देखो पावर 1/2 मतलब अंडर रूट 2। 3/2 को लिखने का तरीका 1 प्लस 1/2, तो ये पावर 1 और ये पावर 1/2, जो चीजें कटती है वो काट दीजिए, अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से ये सारी पिक्चर खत्म हो जाएगी। तो कहानी बनेगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर। तो यहां से आपको x का वैल्यू जो मिलने वाला है वो मिलेगा, x का वैल्यू प्लस माइनस का r/√2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैक्सिमम 2 पॉइंट पे मिलने वाली है, एक होगा प्लस का r/2, एक होगा माइनस का r/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 2 जगहों पे मैक्सिमम मिलेगी, एक पॉइंट होगा प्लस का r/2, एक पॉइंट होगा माइनस का r/2, जिसके लिए ग्राफ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, तो किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे अगर आपसे कोई ग्राफ पूछ ले तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इस प्रकार से बना देना, ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है आगे। ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है आगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग भी कि ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो मैक्सिमम है, r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहां मिलती है, प्लस माइनस r/√2 पे, और उसका ग्राफ यहां पे बना हुआ है। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा रिलेशन तो आपको पता चल ही गया, E इज इक्वल्स टू KQX डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। वैसे ग्राफ देखोगे तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, ये
ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का बनेगा, तो उसके हिसाब से हमने ग्राफ को वेरी किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे ई मैक्सिमम होता है एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस का r बाय रूट टू। अब चाहो तो x इक्वल्स टू r बाय रूट टू यहां पुट करके ई मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, चाह निकालना है तो। सो ई मैक्सिमम कैन बी रिटन एज के क्यू r बाय रूट टू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय टू का होल पावर 3 बाय 2 के क्यू आर डिवाइड बाय रूट टू डॉट, बेटा ये 3r स्क्वायर बाय 2, तो एक बार तो 3r स्क्वायर बाय 2 डॉट अंडर रूट ऑफ 3r स्क्वायर बाय 2। रूट 2 से रूट 2 मर जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये r बाहर आएगा, r से एक r मर जाएगा। सो 2k³ बाय 3√3r, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां प्लस माइनस का था तो ये प्लस माइनस में ये भी चलती जाएगी कहानी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है बेटा कितनी, 2k³ बाय 3√3r स्क्वायर, 2k³ बाय 3√3r स्क्वायर, दीज आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से जो अगर आपसे कोई बोलता ना तो यहां पे माइनस का ई मैक्स मिलेगा, यहां पे प्लस का ई मैक्स मिलेगा, तो ये ऐसी कहानी है। तो यहाँ पे माइनस का प्लस का ई मैक्स, तो यानी कि प्लस का 2k³ बाय 3√3r स्क्वायर, यहाँ माइनस का ई मैक्स यानी कि माइनस का 2k³ बाय 3√3r स्क्वायर। समझ रहे हो बात को सभी लोग? मैक्सिमम कहाँ होगा सर, 2 प्लस माइनस का r√2 पे, ई का वैल्यू ये होता है और मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। कर पाओगे इसको सॉल्व? कोई समस्या तो नहीं है? छापना शुरू करें इसको, बिल्कुल नोट कीजिए इसको राइट फ्रॉम हियर। इससे पहले वाली बातें नोट करने की नहीं है, हम पहले पढ़ चुके इसको क्योंकि, ठीक है, बट यहां से इसको नोट करना शुरू कीजिए जल्दी से। ये डायग्राम वगैरह बनाओ जल्दी से। हो गया? किया नोट? फिर यहां पे आओ, यहां पे आओ, हमने पूरा सॉल्व किया, देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ ई नेट हियर, फ्रॉम हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ ई नेट। बट यहां पे आके कहानी नहीं रुकती है, उसने हमसे बोला कि भैया आपको आगे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो इसको भी सॉल्व करो। हो गया? मैक्सिमम वैल्यू निकाली हम लोगों ने इसकी। उसके बाद यहां पे आओ, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम ई, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये कंडीशन होगी तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, अदरवाइज वो मैक्सिमम नहीं होगा। तो इसको भी लिखो, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया? फिर यहां पे आओ, यहां पे आके सारी बातें लिखो। ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का, लेकिन ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आप बात कर रहे हो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एक्सियल पोजीशन। सिर्फ उसी के लिए ये ग्राफ बनाना, ऐसे हर किसी के लिए मत बना लेना। नोट करो इसको भी जल्दी से। हो गया नोट? सवाल कर सकते हो इस पे एक? चलिए भाई, एक सवाल हमारे पास है, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, वन ऑफ द रेडियस a एंड द अदर ऑफ रेडियस b हैव द चार्जेस प्लस का q एंड -2/5 raised to power -3/2 q respectively. Find the ratio b by a if a charge particle placed on the axis at z equals to a as in the equilibrium. बेटा यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स है या फिर रिंग्स बोल सकता हूँ। अंदर वाली रिंग है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, बाहर वाली रिंग है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे एक जेड को एक्सिस पे एक पॉइंट रखा गया है, इस पे अगर हम बोलें कि नेट फोर्स 0 है या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो बताइए कि ए और बी का रेशियो क्या होगा। अब देखो भाई, ऐसी कहानी तो आपको भी पता चली गई कि कैसे सॉल्व करनी है ना। अंदर वाला पॉजिटिवली चार्ज, बाहर वाला नेगेटिवली चार्ज, तो अंदर वाला तो क्या करेगा बेटा, इसको दूर भगाएगा, बाहर वाला क्या करेगा, अंदर बुलाएगा। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं बोल देता हूँ E1 = E2 करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे अंदर वाले पे चार्ज कितना है, प्लस का Q, बाहर वाले पे चार्ज कितना है, माइनस का 2/5 का पावर माइनस का 3/2 Q। तो अंदर वाले ने क्या किया, बाहर भगाया, बाहर वाले ने क्या किया, अंदर बुलाया। सो E1 = E2। अब देखो एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है सेंटर से, सेंटर से है सर ये a डिस्टेंस पे।
अंदर वाले का जो रेडियस है वो है a और बाहर वाले का रेडियस है b, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, के क्यू एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे a के बराबर, अपॉन r रेडियस कितना है a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर a स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल्स टू k इंटू इसका चार्ज कितना है 2/5 का पावर माइनस का 3/2 q डॉट x कितना है यहाँ पे, x कितना है बेटा, x देखो a के बराबर है, अपॉन रेडियस कितना, रेडियस है b, आउटर वाली की बात करूं मैं, बाहर वाली की बात करूं, उसका रेडियस कितना है b, सो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2। अब जो चीजें कटती है वो काट दीजिए इसमें से, जैसे कि k से k मर जाएगा, q से q मर जाएगा, a से a मर जाएगा, ठीक है। तो कहानी में क्या बचता है यहाँ पे 1 अपॉन, या फिर मैं एक काम करूं इसको अगले पेज पे लिख दूं, सो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2, 2/5 का पावर माइनस का 3/2 डिवाइड बाय a स्क्वायर या फिर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2। यार एक काम करें, ये माइनस के 3/2 को नीचे ले आइए, तो 1/2a का पावर 2a स्क्वायर का पावर 3/2 इक्वल्स टू 1/2/5 का पावर 3/2 डॉट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पावर 3/2। सारे पावर 3/2 मर जाएंगे, तो 1/2a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2/5 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 5 उधर जाएगा, तो 5 टू द 10 a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये a स्क्वायर रहेगा 10 माइनस का 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो अंडर रूट ले लिया बेटा, सो 2a इज इक्वल्स टू b। उसने हमसे क्या मांगा है, रेशियो मांगा है b अपॉन a का, तो b अपॉन a का रेशियो 2:1 आता है। b अपॉन a का रेशियो जो आता है वो 2:1 हो जाएगा। यही तो है फाइनल, अरे यही है, यही तो मांगा है उसने, और क्या मांगा है तुम लोगों से, फॉर्मूला लगाना था। यार देखो मैं तो समझता हूं, तुम भी समझते हो कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, और जहां नेट फोर्स जीरो होता है वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है। यार ये सारी बातें बोलने की तो नहीं है ना, यहाँ पे एक चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 रखा होगा, F1 जो लिखोगे Q0 इंटू E1, F2 जो लिखोगे Q0 इंटू E2। यार ये सब बातें बोलने की थी क्या, बार बार ऐसे बताना पड़ता है क्या, नहीं ना। तो बस E1 इक्वल्स टू E2 किया डायरेक्टली, फॉर्मूला हमें पता था, रखा फॉर्मूला, पुट करी वैल्यूज, मसाले डाल दिए, बढ़िया मैगी बन गई। ठीक है, समझते हैं बात को। सो द रेशियो कम्स आउट बी 2:1 बेटा, यही है हमारा फाइनल आंसर। छाप लो जल्दी से इसको, साप लो साप लो, साप लिया, ये भी देख लो जल्दी से जल्दी से, हो गया। आओ भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, गौर फरमाइएगा सभी लोग। A thin metallic sphere shell contain a charge capital Q। बेटा थिन मेटेलिक शेल, स्फेयर, स्फेरिकल शेल, शेल मतलब खोखला है बेटा वो, है ना। यहां पे जब ऐसी बातें करें तो समझ जाओ वो शेल मतलब हॉलो है, खाली है अंदर से, वो हाउलो है। Contains a charge capital Q on it. A point charge Q1 is placed at the center of the shell. Another charge Q2 is placed outside the shell. All the three charges are positive. Then the force on Q1 is, बेटा तीनों चार्ज पॉजिटिव है तो Q1 पे फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है। अच्छा देखो भाई, मेटेलिक स्फेरिकल शेल मतलब इट इज अ केस ऑफ अ हॉलो कंडक्टर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है ये हॉलो कंडक्टर, पता है तुम्हें, ये हॉलो कंडक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। कुछ ऐसी चीज कर देता है जो बड़े काम की होती है हमारे। क्या कर देता है, पहली बात सर हॉलो है तो ये जो कैपिटल क्यू चार्ज आपने दे रखा है वो पूरा का पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ठीक है, अगर वो हॉलो है तो जो चार्ज कैपिटल क्यू है वो उसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या होता है बेटा, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का? बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमसे कहता है कि भाई क्या होगा कि अगर आपने किसी हॉलो कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, किसी हॉलो कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो बेटा इस हॉलो कंडक्टर के जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सारे एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि तुम तो जानते हो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चल जाता है, नेगेटिव चार्ज को रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आता है। तो एक न्यूट्रल कंडक्टर, जब आपने न्यूट्रल हॉलो कंडक्टर बोलता हूं मैं, है ना, इट इज द हॉलो कंडक्टर। तो जब आपने एक हॉलो कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस कंडक्टर के एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, इस कंडक्टर के एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज जिसके सरफेस पे थे वो इकट्ठे हो जाएंगे, और एक तरफ सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। तो क्या हुआ बेटा, बड़ा सिंपल सा फंडा था। क्या हुआ, जैसे ही किसी हॉलो कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इस कंडक्टर के सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चल जाते हैं, सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ चल जाते हैं, और जब सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चल के सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ चल के, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। कंडक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में होता है। सो दिस इज योर ई डैश, एंड ई डैश इज योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो ई डैश यहां पे बेटा इंड्यूस हो जाता है, जो कि एक्स आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था। अब क्या होता है, ये अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, कैंसिल आउट कर देते हैं। ये अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, देखो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, अंदर शेल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको कर देते हैं शून्य। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है जीरो। इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। तो हमने क्या बोला कि भैया कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर या फिर कोई भी हॉलो कंडक्टर अगर हमारे पास है, उसको अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, इंड्यूस होती है, जो कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था, जिसकी वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। Inside any hollow conductor the net electric field will be zero। और बेटा इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से, शील्डिंग मतलब बचाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यही है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसको ही कहते हैं। किसी भी कंडक्टर को अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसके जो भी पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे होते हैं, सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अब सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे होने से क्या होगा मेरे बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है तो ये क्या होगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस विल बी जीरो। तो इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हो जाता है जीरो। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। तो कुछ एक ऐसे डिवाइसेस, कुछ ऐसे मटेरियल जो कि जिनको हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो उसको आप क्या करते हो, ऐसे कंडक्टर में रख सकते हो जिससे कि उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। तो यहां पे भी कुछ ऐसी ही कहानी चलने वाली है मेरे बच्चे। बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड बनाएगा, बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड बनाएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यहां पे अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और अगर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर कोई फोर्स भी
नहीं होगा। तो इस चार्ज Q1 पे नेट फोर्स कितना लगेगा मेरे बच्चे? 0 लगेगा। इस चार्ज Q1 पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा, क्योंकि ये भी क्या था बेटा, ये क्या है, हॉलो कंडक्टर है ना, ये भी एक हॉलो कंडक्टर है ना ये भी। तो भैया क्या हुआ, बाहर वाला चार्ज Q2 उसने अपनी फील्ड बना दी। अब जैसे ही ये Q1 उसकी फील्ड में आएगा उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन Q1 तो किसके अंदर है? हॉलो कंडक्टर के अंदर है। एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और अगर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो Q1 पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो नेट फोर्स ऑन दिस विल बी 0। नेट फोर्स ऑन दिस विल बी 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ आता है ना, क्या होता है बेसिकली, आप कुछ नहीं कर रहे हो, एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होगा, कंडक्टर के सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाते हैं। देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज से एक तरफ आ गए और सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गए। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फील्ड को कैंसिल कर देती है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, आउटसाइड फील्ड को कैंसिल कर देती है, और अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा था, जिसकी वजह से Q1 पे नेट फोर्स 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई लिख लीजिए इसको। सर अगर आप Q2 की बात कर रहे हो, अगर Q2 नहीं होता तो भी आंसर 0 आता। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तो मैं सिर्फ Q2 के लिए बता रहा हूं आपको। अगर Q2 नहीं होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बताने की जरूरत नहीं थी मुझे, समझो। अगर Q2 नहीं होता तो मैं बोलता कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, तो भी नेट फील्ड 0 होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ Q2 के लिए एप्लीकेबल है, कि भाई Q2 की वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कैपिटल Q की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो मैंने बता दिया आपको कि ये कंडक्टर कैपिटल Q चार्ज सेंटर पे रखा है Q1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ऐसे। ठीक है, तो नेट फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q 0 आएगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से ये चीज हो रही है। एंड नेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज 0 ड्यू टू शील्डिंग। ठीक है, तो यहां पे Q2 था, Q2 भी अपना फील्ड बनाएगा, बोलेगा भैया हम तो फोर्स लगाएंगे इस पे, है ना। सो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है, जिसकी वजह से Q2 की भी कोई फोर्स नहीं लगता है। कैपिटल Q की वजह से तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, Q2 की वजह से भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग। ठीक है, चलिए पक्का क्लियर है ये बातें, कोई समस्या तो नहीं होगी ना इसमें। चलिए भाई, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी बातें आप कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती कैसी है? ये भी तो बताओ। फॉर्मूले वगैरह तो हमने चलो देख लिए, पर बनाएंगे डायग्राम वगैरह तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बनाते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, अगर बनाना है तो आप लाइन ऑफ फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है तो लाइन ऑफ फोर्सेस से आप इसको दिखा सकते हैं, या फिर फील्ड लाइन के थ्रू आप इसको दिखा सकते हैं। भाई इसके कॉन्सेप्ट में सबसे शुरुआती दौर आया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखाना शुरू किया बाय दिस एरोज, आप देख सकते हो। तो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट में यही बोला गया है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एरोज से बनाया गया। एरोहेड, एरोहेड जो होता है वो डायरेक्शन देता है। एरोहेड क्या करता है, डायरेक्शन देता है। और एरो की जो लेंथ होती है, एरोहेड डायरेक्शन देता था, और एरो लेंथ जो होता है वो अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड देता है, या फिर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी बताता था। आप देख सकते हो चार्ज के पास में एरो की लेंथ ज्यादा है, यानी कि फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है।
चार्ज से दूर जाते जाते एरो का जो लेंथ है वो कम होता जा रहा है, दैट मींस फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही है। एरो का हेड बाहर की तरफ है, दैट मींस फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है। तो एक चीज तो हमें पता चली थी कि भाई पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा बाहर की तरफ जाता है और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड हमेशा अंदर की तरफ आता है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इनमें क्या बोलते हैं उसको, बदलाव किए गए। ठीक है, धीरे धीरे इन फील्ड लाइंस में बदलाव किए गए और आज के जमाने में जो हम फील्ड लाइंस पढ़ते हैं वो ये वाले हैं, जिसमें कि बोला जाता है कि भैया ऐसे बहुत सारे एरो मत बनाओ, लाइन बना दो सीधी। आज भी एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हो बेटा, एरो हेड बाहर की तरफ है तो फील्ड बाहर है, लेकिन यहां पे फील्ड इंटेंसिटी अलग तरीके से बताएंगे अब हम लोग। यहां पे फील्ड इंटेंसिटी बताना है तो उसके लिए तरीका कुछ और होने वाला है। यहां पे क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस अगर पास पास होंगी तो हम बोलेंगे कि भैया फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, फील्ड लाइन अगर दूर दूर होगी तो हम बोलेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो यहां पे भी एरो हेड बेटा डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो हेड यहां पे भी डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन फील्ड इंटेंसिटी बतानी है तो क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन से हम इसको बताएंगे। जैसे कि यहां पे इस इलाके में देखो बेटा, फील्ड लाइन आपको पास पास नजर आएगी, तो यहां पे इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। इधर आओ, यहां पे इस इलाके में देखो फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो यहां पे फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। तो अगर फील्ड लाइंस पास होती हैं तो फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर फील्ड लाइंस दूर दूर है तो फील्ड इंटेंसिटी कम है। आज के जमाने में हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स कह रहा हूं, क्योंकि अब लाइन से हम इसको डिनोट करते हैं, ना कि एरोज से। ठीक है, तो यहां पे लाइन ऑफ फोर्स ये होती है, ये जो लाइंस हम बना रहे हैं टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लाइंस बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर लाइंस ऑफ फोर्स। जो भी चीज का नाम दिखे परेशान मत होना, दिख लेना। सर इस पे क्या करना है हम लोगों को, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और फिर उससे बेसिस पे कुछ सवाल हमें करने हैं। तो शुरू करें क्या, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली चीज यहां देख लो, वी हैव डिफाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली, नो डाउट सर, हमने फॉर्मूले वगैरह सब डिफाइन किए। लेट अस नाउ एक्सप्लोर अ मींस ऑफ विजुअलाइजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्चर में अगर आपको देखना है तो इस प्रकार से, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ऐसी दिखती है फील्ड। ऑल्दो फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, फील्ड आज तक अपनी आंखों से किसी ने नहीं देखी, बस उसके बारे में सोचा कि ऐसी फील्ड लाइन बनती है। A convenient way of visualizing the electric field pattern is to draw the lines called the lines, field lines. सबसे बेस्ट तरीका है कि फील्ड की लाइंस बना लो, उससे पता चल जाएगा। So electric field lines, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। Electric field lines are imaginary lines in a region of the space along which a free positive charge would move if allowed to do. Electric field lines are imaginary lines, एक imaginary concept है, पहले भी बोल चुका हूं। अपनी आंखों से फील्ड को किसी ने नहीं देखा, बस सोचा कि हाँ यार ऐसी फील्ड लाइन बनती है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्होंने कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस किए होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद उनको लगा ऐसा कि यार ऐसा पैटर्न बनता होगा फील्ड लाइन का, तो उस पे बेसिस पे उन्होंने इसको बनाया। अब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दो तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दो तो पॉजिटिव चार्ज इस पैटर्न के हिसाब से मूव करता है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने भी यही कहा। बेटा फील्ड लाइन की सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे वो फील्ड लाइंस टर्मिनेट यानी खत्म हो जाती है आके। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, दे डो नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। बेटा क्लोज लूप नहीं बनाएंगी वो, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि दे आर फॉर्मिंग द क्लोज लूप। ये क्लोज लूप बन रहा है ना बेटा, हाँ, ये क्लोज लूप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं। पढ़ा है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कभी? हाँ पढ़ा होगा, वो आयरन मेटल पाउडर जो होता है बेटा, हाँ अरे देखा है क्या, आयरन डस्ट या फिर आयरन फिलिंग्स जो होती हैं, मैग्नेट रखो, आयरन फिलिंग्स उस पर छिड़कना, तो आपको क्या उसका एक पैटर्न दिखता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है।
ये क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बना रही। देखो पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे खत्म हो गई, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे खत्म हो गई, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे खत्म हुई। क्लोज लूप नहीं बनाया इन्होंने कभी, ठीक है। तो पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, पर कभी ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाए, है ना। सो दे डोंट फॉर्म द क्लोज लूप। कभी ऐसे मत करना मेरे बच्चे कि सर पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे खत्म हुई, तो तुम नेगेटिव से निकाल के पॉजिटिव पे खत्म करो, बहुत गलत बात हो जाती है, ठीक है। तो फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे खत्म होगी, भले कहीं पे भी बनाओ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। क्लोज लूप नहीं बनाते ये, जैसे क्लोज लूप बन रहा था ना यहाँ पे, क्लोज लूप नहीं, क्लोज लूप नहीं बनता। दे डू नॉट टर्मिनेट इन द स्पेस। बेटा ये कभी स्पेस में खत्म नहीं होती, जो भी फील्ड लाइन निकलती है वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के वापस नेगेटिव पे ही आके खत्म होगी। यहां आपको दिख रहा होगा कि सर ये दूसरी वाली फील्ड लाइन तो हमें पता ही नहीं चल रहा कहां जा रही है, ये वाली देखो, ये वाली, ये तो खत्म होगी। बेटा ये खत्म नहीं हुई, ये सोचो हमारे जगह खत्म होगी, लेकिन फील्ड कभी खत्म नहीं होता। यहाँ पे ये वाली देखो, ये वाली इधर हमें लगता है ऐसे, लेकिन वो असल में ऐसे घूम फिर के आ रही है। हमारी जगह खत्म हो जाती है, लेकिन फील्ड लाइंस खत्म नहीं होती। इन्फिनिटी तक कंसीडर करते हैं कि फील्ड लाइंस जाती हैं। तो कभी भी स्पेस में टर्मिनेट मत कर देना इसको। कोई ऐसा डायग्राम बना दे यहाँ पे कि ये पॉजिटिव चार्ज है सर, ये नेगेटिव चार्ज है, एक फील्ड लाइन ऐसे बना दी और दूसरी फील्ड लाइन यहाँ पे लाके खत्म कर दी, ये बहुत गलत बात होती है। ये हमेशा आप नेगेटिव पे ही इसको क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। हमेशा आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव पे ही टर्मिनेट करेंगे। पॉजिटिव पे लाके रोकने की, सॉरी, स्पेस में इन फील्ड लाइंस को कभी टर्मिनेट मत करना। स्पेस में ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, वो हमेशा खत्म कहां होगी मेरे बच्चे, नेगेटिव पे आके खत्म होगी, ठीक है। क्लियर रहेगी बातें, लिख लो जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि द नंबर ऑफ लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। भैया जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, उससे उतनी ज्यादा फील्ड लाइन निकलेगी। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड 2q ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड q कम है। बेटा अगर इसका मैग्नीट्यूड 2q है और इसका मैग्नीट्यूड q है, तो देखो भाई कौन सा बड़ा चार्ज, ये बड़ा चार्ज, ये छोटा चार्ज। यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखा 14 फील्ड लाइंस निकल रही है इसमें से, और वो छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है, छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है। कितनी लाइंस आएगी इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 फील्ड लाइंस आ रही है इसके पास में। तो जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, उससे फील्ड लाइन उतनी ज्यादा निकलेगी। जिसका मैग्नीट्यूड जितना कम, उससे फील्ड लाइन उतनी कम निकलेगी, या उस पे उतनी कम फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी, ठीक है। तो अगर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेगी, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उससे फील्ड लाइंस कम निकलेगी। फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे भी, द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है वो लाइन जो कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, ये है वो लाइन जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। और फील्ड लाइन सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक बोले तो सर, अरे सिमेट्रिक बोले तो देखो, जैसी फील्ड लाइन ऊपर बनाई है वैसी फील्ड लाइन नीचे बनेगी, जैसी फील्ड लाइन ऊपर बनाई है वैसी फील्ड लाइन नीचे बनेगी। ऐसा नहीं कि तुम खुद अपनी मर्जी से डिजाइन बनाते रहो, डिजाइन नहीं बनता है बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों को जोड़ने वाली लाइन, बहुत बढ़िया। अब इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा, यानी अगर ऊपर आपने ऐसा बनाया है तो ये नहीं नीचे ऐसे बना दो, ये नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनाना बेटा, सिमेट्रिक होना चाहिए। लाइन ज्वाइनिंग के सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसका ध्यान रखना आप लोग कि अगर आपने यहां पॉजिटिव चार्ज बनाया है और दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, और अगर ऊपर फील्ड ऐसे बनाया है तो नीचे भी फील्ड ऐसे ही बनेगा बेटा। ये गलत है, ये सही है, सिमेट्रिक बनता है हमेशा, ठीक है। तो द फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। मान लो बेटा ऐसा हो गया हमारे पास सिनेरियो चलो इसी को अलग रहने देता हूं। यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बनाया मैंने 4q का, है ना, कुछ भी बना लो। यहां पे चार्ज है 4q, यहां पे चार्ज है प्लस का q या माइनस का q ले लेते हैं। तो यहां पे
लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, बहुत ही शानदार। यहाँ पे चार्ज ऐसे आएगा, यहाँ पे चार्ज ऐसे आएगा, यहाँ पे चार्ज ऐसे आएगा, यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे आएगी, यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे आएंगी, यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे आएगी, यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे, यहाँ पे ऐसे। मैं यहाँ टर्मिनेट नहीं करूंगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इससे फील्ड लाइन ज्यादा निकलेगी, इससे फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो बेटा, मैंने इसको स्पेस में टर्मिनेट नहीं किया है, मैं तो बोल रहा हूं कि भैया ये तो और आगे जाने वाली है। अब इसमें एक चीज देखना, गौर फरमा के सभी लोग इसमें एक चीज गौर फरमा के देखना कि बड़ा वाला चार्ज था उससे ज्यादा फील्ड लाइन निकली, छोटा वाला चार्ज था उसमें कम फील्ड लाइंस गई है। अगर ये भी प्लस के 4Q सॉरी माइनस का 4Q होता, तो अगर ये माइनस का 4Q होता तो जितनी फील्ड लाइन यहां से निकल रही है सारी की सारी यहां टर्मिनेट हो जाती। अगर ये माइनस का 4Q होता तो जितनी फील्ड यहां से निकल रही है सारी यहां पे टर्मिनेट हो जाती आके, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो सर ये कहां जाती है, इनको कोई और मिल गया होगा शायद, यहाँ पे हो सकता है इनको कोई और मिला हो, यहाँ पे उसके पास जाके टर्मिनेट हो जाए। कोई जरूरी थोड़ी है कि इसी के पास टर्मिनेट होना है। हमने बोला है ओरिजिनेट पॉजिटिव से होती है, टर्मिनेट नेगेटिव पे होती है। अब नेगेटिव ये वाला जरूरी थोड़ी है, कोई और नेगेटिव मिल गया उसके पास चली जाएंगी फिर वो, है ना। एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे कुछ पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूं। पहला पॉइंट मार्क कर रहा हूं ये वाला, यहां पे P, दूसरा पॉइंट मार्क कर रहा हूं यहां पे Q। तो बेटा मुझे बताओ फील्ड की इंटेंसिटी यानी फील्ड का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे होगा, क्या P पॉइंट पे फील्ड ज्यादा होगा या Q पॉइंट पे ज्यादा होगा। बोलो भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला दूसरा या तीसरा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला दूसरा या तीसरा। तो इसके लिए बोला जाता है जहां पे फील्ड लाइन की डेंसिटी यानी जहां पे लाइंस पास पास है वहां पे फील्ड स्ट्रांग होता है, जहां पे लाइंस दूर दूर है वहां पे फील्ड वीक होता है। तो यहां पे P पॉइंट पे फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, Q पॉइंट पे कम होगा, क्योंकि P पॉइंट पे लाइंस आर क्लोजर एट point P, lines are closer as compared to Q. So P पॉइंट पे लाइंस जो है वो क्लोज है एज कंपेयर टू द Q, इसलिए हम बोल रहे हैं कि P पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, जहां पे फील्ड लाइन पास पास होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रांग होगा। यहां पे अगर डायग्राम दिख रहा हो तो थर्ड पॉइंट पे फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर उससे ज्यादा वीक होगा 2 पे, फिर सबसे ज्यादा वीक होगा 1 पे। ठीक है, लिख लो इन पॉइंट्स को भी, लिख लो इन पॉइंट्स को भी। लिखा सभी ने पक्का, यहां पे आइए ये सारी बातें लिख लीजिए। हो गया ये भी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। बोला गया है फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। कोई भी चार्ज आप बना रहे हैं सो मेक श्योर जो भी फील्ड लाइन निकलेगी इस चार्ज से इट शुड बी परपेंडिकुलर। तभी आपने देखा होगा फील्ड लाइन हमेशा रेडियली निकाली जाती है। ठीक है, फील्ड लाइंस हमेशा ऐसी बनाना जो कि चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर हो। फील्ड लाइन हमेशा ऐसी बनाना जो कि चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर हो। फील्ड लाइन शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। ठीक है, समझते हो बात को। ये देखो बेटा ऐसे हमने घुमा घुमा के लाइंस निकाली ना, क्यों निकाली है, ताकि वो हमेशा सरफेस के क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। आप अभी आगे चल के देखोगे डायग्राम में फील्ड लाइंस ऐसे निकाली होती है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। क्या मजा आ रहा है ऐसा करने में सर, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्या मजा आता है ऐसा करने में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये फील्ड लाइंस हम जो चाहते हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो फील्ड लाइंस हम निकालते हैं हम चाहते हैं वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड पॉइंट जो है हमारा 8th वाला, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन
बेटा अगर फील्ड लाइन पे कहीं पे भी, जैसे यहां पे अगर मैंने टेंजेंट बना दिया तो ये मुझे डायरेक्शन देता है फील्ड की। अगर मैंने किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया सो दैट गिव्स मी द डायरेक्शन। अगर मैंने यहां पे टेंजेंट बना दिया तो दैट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। सो टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फील्ड लाइन, टेंजेंट drawn on the field line gives you the direction of the field. Tangent drawn on the field line gives you the direction of the field. अगर यहां पे आपने यहां पे टेंजेंट बनाया और उसने एंगल थीटा है, सो यहां पे फील्ड का जो स्लोप होगा वो tan थीटा से पता चल सकता है। अगर यहां पे आपने एक टेंजेंट बनाया और उसने अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया है, तो इस फील्ड का जो स्लोप आएगा या डायरेक्शन जो आएगी वो tan थीटा से आप डिफाइन कर सकते हो उसको फिर। ठीक है, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पे भी हमने ऐसा ही किया है। फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रही है, सेकंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रही है, थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है। यहां कोई फोर्थ पॉइंट बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। यहां कोई पॉइंट बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दीजिए, वहां पे आपको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ऐसी चीज कभी नहीं हो सकती है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। आप देख लीजिए, भले कितने भी पास से चल जाएं वो फील्ड लाइंस, भले कितने ही पास से वो फील्ड लाइंस चल जाएं, लेकिन एक दूसरे को कट कभी नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर उन्होंने एक दूसरे को कट किया तो एट अ सिंगल पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करती है, सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे वो एक दूसरे को कट कर रही है, फील्ड की दो दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज ऐसा होने से सेम पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। अरे यार, एक इंसान के लिए पॉसिबल थोड़ी है कि एक आधा पार्ट यहां चल जाए, यहां पे चल जाए। एक इंसान के लिए एक साथ दो जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है। तो भैया एक पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसे अफोर्ड करोगे? ठीक है, तो फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू सो, तो यहां पे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट हैव टू डायरेक्शंस, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट, इसको भी लिख लीजिए जल्दी से बेटा। दीज आर द प्रॉपर्टीज, या आपके स्कूल में पूछ सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल टाइप का सवाल अगर जेई में कहीं गलती से आ गया तो वो न्यूमेरिकल टाइप के सवाल ऐसे वाले आपसे पूछेगा। बाकी किस प्रकार के सवाल आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। नोट किया सभी ने? आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज है। फॉर अ सिस्टम ऑफ टू सिमिलर चार्जेस, फील्ड लाइन ऑफ वन चार्ज गेट डेविएटेड फ्रॉम द अदर चार्ज। जैसा कि यहां पे दिख रहा है आपको, अगर आपके पास दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो यहां पे कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता है। यानी कि अगर इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे फील्ड लाइन ऐसे आनी चाहिए थी, बट ये फील्ड लाइन ऐसे आती है और इधर डेविएट हो जाती है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं, इसलिए इन दोनों की फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्या हो जाएगी? रिपेल हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो फिर ऐसे पैटर्न चलता ही रहेगा इसका। ठीक है, तो क्या बोले, अगर यहां पे सिमिलर चार्जेस हैं, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है और ये डेविएट हो जाता है फिर। तो इस प्रकार का पैटर्न यहां पे फील्ड लाइंस का दिखता है अगर दोनों आइडेंटिकल चार्जेस है। यानी कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो फिर ऐसा बनेगा, दोनों नेगेटिव है तो अलग पैटर्न बनेगा, है ना। पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चल के सवाल आएंगे अपने पास में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसा बनता है बेटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसा बनता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से बनता है बेटा। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म का पता है ना अंतर क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा हर जगह पे। तो अगर आपने दो पॉइंट मार्क किए एक्स एंड यहां पे एक पॉइंट मार्क कर दिया वाई, तो अंतर समझते हो ना आप लोग क्या रहेगा इसमें बेटा?
अंतर समझोगे ना, क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स पे जो है वाई पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो एक्स पे है वाई पे भी वही रहेगी। लेकिन अगर इसमें यहां पे एक्स पॉइंट मार्क किया और यहां पे मैंने वाई पॉइंट मार्क किया, सो एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी वाई के रेस्पेक्ट में। तो आप देख रहे हो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेगी जो कि इक्वी स्पेस्ड है, बराबर बराबर के गैप पे है। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो आप ऐसी बना देना फिर। तो आप देख सकते हो एक्स पे फील्ड की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द वाई। तो कांस्टेंट फील्ड बनाना है तो ऐसे बनाओगे, वेरिएबल फील्ड बनाना है तो ऐसे बनाओगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। लिख लीजिए इनको भी। लिखा सभी ने? पक्का। अगले पॉइंट्स जो हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। क्यों नहीं होते पास, वो मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी कि अगर यहां पे कोई फील्ड लाइन आ रही है बेटा, ये कोई कंडक्टर है, तो यहां पे आप देख सकते हो सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गए, सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गए। ये फील्ड लाइन कभी इस कंडक्टर के अंदर नहीं जाती क्योंकि अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अंदर क्या हो जाता है बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी किसी कंडक्टर के अंदर नहीं जाती है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी किसी कंडक्टर के अंदर नहीं जाएंगी। ये जाती है तो यहां पे ऐसे खत्म हो जाती है, ये जाती है तो यहां पे ऐसे खत्म हो जाती है, यहां पे ये आती है ऐसे यहां खत्म हो जाएगी, ये यहां पे भी ऐसे खत्म हो जाएगी, यहां पे ऐसे, यहां से फिर से भले से वो ओरिजिनेट हो जाए, लेकिन अंदर कोई भी फील्ड नहीं जाता क्योंकि यहां सारे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है जो कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से लड़ाई करके उसको खत्म करता है। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यही तो कहानी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की भी, जो मैंने आपको बताई थी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड और स्टार्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बेटा वो ध्यान रखना हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किसी भी कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलरली खत्म होगी और परपेंडिकुलरली ही स्टार्ट होगी। तो किसी भी चार्ज के सरफेस से, किसी भी कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, चार्ज के सरफेस से, कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। क्लियर रहेगी बातें? छाप लो इसको जल्दी से छाप लो भाई जल्दी से। किया नोट सभी ने? चलिए इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसा कि एक सवाल आपको दे दिया गया है, अ मेटेलिक स्फीयर। मेटेलिक स्फीयर बेटा क्या कंडक्टर होता है क्या? एक मेटेलिक स्फीयर बोला गया है, तो क्या मेटेलिक स्फीयर एक कंडक्टर होता है? जी बिल्कुल, एक कंडक्टर ही होता है। सो यहाँ पे बातें हो रही है कंडक्टर की। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलोज द पाथ। बेटा कौन सा यहाँ पे सही लाइन ऑफ फोर्स बनाया गया है? इनमें से कौन सा वाला फोर्स फील्ड लाइन सही बना है? बिल्कुल सेकंड वाला गलत है, थर्ड वाला गलत है, सेकंड वाला अंदर जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, थर्ड वाला अंदर जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। पहला वाला या चौथा वाला कौन सा सही होगा बेटा? सब पहला वाला सही नहीं है बिकॉज इट इज मेकिंग सम एंगल विद द सरफेस, बट यहां पे आप देखोगे इट इज मेकिंग 90 डिग्री। तो हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो फील्ड लाइन होती है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। सो ये फोर्थ ऑप्शन वाला सही होगा, पहला भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से करेक्ट फील्ड लाइन कौन सी बनाई थी? फोर्थ वाली फील्ड लाइन बिल्कुल सही बनी है, बाकी की फील्ड लाइंस गलत थी। है ना, सिंपल सा सवाल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है आप लोगों के लिए। द फील्ड लाइन फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस आर शोन इन फिगर। यहां पे 2 पॉइंट चार्जेस है बेटा, ए और बी। एक पॉइंट चार्ज ए है, एक पॉइंट चार्ज बी है। तो इस डायग्राम को देख लीजिए और इसके बेसिस पे बताइए क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? रेशियो बताइए क्यू ए और क्यू बी का, और साइन बताइए क्यू एंड क्यू बी का। बता सकते हो क्या बेटा? क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सब पता चल जाएगा भी। देखो जरा, यहां पे अगर एक पॉइंट मार्क किया 1, यहां पे एक पॉइंट मार्क किया जैसे कि इधर 2, तो सर 1 पॉइंट पे फील्ड लाइंस पास पास में है, 2 पॉइंट पे फील्ड लाइंस दूर दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2। 2 पॉइंट्स मार्क किए 1 और 2, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे ज्यादा पास है,
फील्ड लाइंस पास पास है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की ज्यादा हो जाएगी। सेकंड पॉइंट पे फील्ड लाइंस दूर दूर है, इसलिए यहां पे वीक हो जाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो फील्ड कैसा हो जाएगा बेटा यहां पे, नॉन यूनिफॉर्म। तो सवाल बोला था इज द फील्ड यूनिफॉर्म, नो। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी, बेटा क्यू ए और क्यू बी का रेशियो डिटरमाइन करना है आप लोगों को। सो क्यू ए और क्यू बी का रेशियो, कितनी फील्ड लाइंस निकलती है, मैंने बोला था ना कि अगर आपको चार्ज देखना है तो आप नंबर ऑफ फील्ड लाइन से डिटरमाइन कर सकते हो। अगर किसी चार्ज से ज्यादा फील्ड लाइन निकल रही है तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसी चार्ज से कम फील्ड लाइन निकलती है तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल कर सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के बेटा। सो यहां से एक पॉइंट लिखना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी जिस पे जितना ज्यादा चार्ज उसकी उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी। तो पहले वाले को देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है सर। सो क्यू ए इक्वल्स टू 12 लिख सकता हूं। बी वाले पे देखो 1 2 3 4 5 6। सो बी वाले पे जो चार्ज होगा वो 6 ले लेता हूं, तो दोनों के चार्जेस का जो रेशियो आएगा इट विल बी योर 2:1 बेटा। सो यहां पे क्यू ए बाई क्यू बी 2/1 बनता है। चलिए भाई बहुत ही बेहतरीन। What are the sign of A and B? तो सर A से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, B पे टर्मिनेट हो रही है। A से फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो A वाला हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, B पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है, B हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। दैट्स इट बेटा। ठीक है, तो पैटर्न देख के समझ आते हो ना आप सारी बातें, तो बस इतनी सी है बातें समझने की। अगर ये समझ गए तो और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। फिर लिख लो इसको भी जल्दी से। हो गया, समझते हो ना ये सारी बातें, नॉन यूनिफॉर्म क्या है और ये सारी चीजें, नंबर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिसका जितना ज्यादा चार्ज उसकी उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस, जिसका जितना कम चार्ज उसकी उतनी कम फील्ड लाइंस। सिंपल सी कहानी थी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। डायग्राम क्या बोला है, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल कैरीज अ पॉजिटिव सरफेस चार्ज सिग्मा ऑन द अपर हाफ। अपर हाफ पे पॉजिटिव चार्ज है, लोअर हाफ पे नेगेटिव चार्ज है। अपर हाफ पे पॉजिटिव चार्ज है, लोअर हाफ पे नेगेटिव चार्ज है। तो बताइए इनमें से कौन सी फील्ड लाइंस बिल्कुल सही बनी है, इनमें से कौन सी फील्ड लाइंस बिल्कुल सही बनी है, बताओ जल्दी से। देखो भाई क्या होता है, मेरे हिसाब से तो ये गलत बात है, क्योंकि ये यहां पे इसको तो कहीं मिला नहीं था। मेरे हिसाब से तो ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे करके। मेरे हिसाब से ऐसा बनना चाहिए था, क्योंकि देखो यार ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या दिक्कत आ रही है ऐसी, है ना। जब ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे सारा नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस तो बहुत आराम से, उसको तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मतलब, वो कहीं पे भी मिले उसको, फिर फील्ड लाइन को तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मतलब है, फिर वो कहीं पे भी मिले। तो यहां पे लाइक दिस। मेरे हिसाब से तो ऐसा पैटर्न बनना चाहिए कहीं पे। अब ऐसा पैटर्न तुम्हें कहीं दिख रहा है तो बताओ भाई। ये देखो ये दिख रहा है मुझे, तो यही तो सही होगा, क्योंकि देखो इसने क्या किया, इनको मिलाया नहीं, इसने स्पेस में टर्मिनेट कर दिया। इसने भी क्या किया, स्पेस में ही कहीं जाके खत्म कर दिया। यार मिला तो दो उनको, नेगेटिव चार्ज से मतलब है उसको, फील्ड को मैं नेगेटिव चार्ज से मतलब होता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज पास में मिल गया तो पास में ही आके इस पे खत्म करेगा वो, ऐसे लंबे लंबे थोड़ी फील्ड्स लेके जाएगा वो। यहां पे भी उसने यही गलती कर दी, यहां पे उसने मिलाने की कोशिश की, पर ये क्या है, ये क्या है, यहां पे एट दिस पॉइंट ये ऐसे नहीं मिलते बेटा। कॉन्टिन्यूस होती है फील्ड लाइन हमेशा, है ना, ऐसे तोड़ तोड़ के मत बनाना टुकड़ों टुकड़ों में। फील्ड लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूस बनाना, ऐसे नहीं कि पहले यहां पे गए रुक गए फिर एक कट मार के यहां पे आ रहे हो वापस, है ना।
तो यहां पे इधर कंफ्यूजन हो सकता है, तो मेक श्योर फील्ड लाइन जो होती है आपकी वो कॉन्टिन्यूअस होती है, ऐसा नहीं कि बीच में आके कहीं पे आप इसको ब्रेक करके फिर से जोड़ दो, है ना। कॉन्टिन्यूअसली बनाओ उसको, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए फील्ड लाइन हमेशा। ये दो क्यों नहीं लिए हम लोगों ने, हमने ये दो इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसने देखा ही नहीं कि पास में नेगेटिव चार्ज भी था, वो पता नहीं कहीं और लेके जा रहा है इनको, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये पास में फील्ड लाइन से तो वो घूम फिर के यहीं आएगी, पहले तो घूम फिर के यहीं आना चाहिए था। अभी ये घूम के आ तो रही है, लेकिन ये यहां पे आके ब्रेक हुई पहले, फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हुआ। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए फील्ड लाइन को, फील्ड लाइन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो एक ही ऑप्शन यहां पे मैच करता है, सो दिस इज द राइट वन बेटा, नोट कर लीजिए इसको। बढ़े आगे, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है 3 पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल वैल्यूज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रखे हैं, तीनों के तीनों चार्जेस पॉजिटिव है, दिख रहा होगा आप लोगों को। 3 चार्जेस, तीनों के तीनों चार्जेस पॉजिटिव है, 3 चार्जेस, तीनों के तीनों चार्जेस पॉजिटिव है। तो इनमें से बताइए कि सही फील्ड लाइन कैसी बनेगी, सही फील्ड लाइन कैसी बनेगी। सर ये तो साफ साफ गलत है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये क्या कर रहा है सर, अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं तो कभी आपस में एक साथ नहीं मिल सकते। इसका मतलब ये होगा कि यहां से अगर कोई लाइन ओरिजिनेट हुई तो यहां पे टर्मिनेट हुई, यहां पे अगर कोई लाइन ओरिजिनेट हुई तो यहां पे टर्मिनेट हुई। ये नहीं हो सकता सर, नॉट पॉसिबल। यहां पे आओ थर्ड ऑप्शन पे, ये सब तो बाहर वाली चीजें सही बनाई, लेकिन ये अंदर जो इसने गोला बना दिया, फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड lines do not form closed loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है। तो इसने क्लोज लूप बना दिया, गलत बात हो जाएगी। यहां पे भी आओ, देखो क्लोज लूप बना रहे, क्लोज लूप नहीं बनेगा, एक ही ऑप्शन है जो सही है ना, तो कहीं क्लोज लूप बन रहा है, ये तो चार्ज है ना। अरे बेटा ये तो चार्ज है, कहीं पे देख लो क्लोज लूप बन रहा है, नहीं सर। रिपेलिंग वाले हैं, हाँ सर रिपेल हो रहे हैं एक दूसरे से, रिपेल हो रहे हैं ना एक दूसरे से। अरे तीनों के तीनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे के रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ऐसे ही तो पैटर्न बताया था तुम लोगों को भी कि इसी प्रकार से पैटर्न बनता है ना। सो यही हमारा एक करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट? चले भाई, तो फील्ड लाइन के बारे में बात समझ आती है ना कि भाई फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज को गो थ्रू कर लेना तो चीजें और अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हो कि किसी भी फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज को रखें तो फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव चार्ज को रखें तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। लेकिन जब ये मोशन करता है तो इसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसको स्टडी करते हैं, जैसे कि हमसे बोला गया कि भैया यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करिए, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिए। तो जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जिसका मैग्नीट्यूड Q था, इस पे फोर्स लगेगा Q इंटू E, where E is the electric field and Q is the charge of this। तो बेटा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है Q इंटू E। तो बेटा यहाँ पे अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे था इनिशियली, अगर ये पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था तो इसका एक्सेलरेशन वगैरह हम निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू Q इंटू E। तो यहां से इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा QE बाय M। तो एक्सेलरेशन आपको पता चल चुका है, एक्सेलरेशन होता है बेटा इसका QE बाय M। अब वो आपसे जो भी मांगे, अगर वो आपसे V मांगता है तो V इक्वल्स टू U प्लस AT लगा देना आप लोग। अगर वो आपसे X मांगता है तो X इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देना। ठीक है, अगर अब आपसे कुछ और मांगे तो ये लो इक्वेशन लगा दो जाके, बस और कुछ नहीं है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यही आती है बातें आपके पास में, जिसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है, उसको छोड़ दिया तो वो मोशन करता है। तो मोशन जो करेगा उसके लिए हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। इनिशियली अगर वो पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसका एक्सेलरेशन पता है, तो उसके बाद कुछ भी वो मांगे वो हम फाइंड कर सकते हैं। यही कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है जब वो बोलता है कि भैया कि फील्ड जो है हमारा मान लीजिए नीचे की तरफ आ रहा है,
और पार्टिकल को यहां से उसने प्रोजेक्ट किया पॉजिटिव चार्ज को, तो बेटा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर से ऐसे प्रोजेक्ट किया, फील्ड नीचे आ रहा है, तो क्या करेगा, पार्टिकल को नीचे लेके आएगा, तो इस केस में इसका क्या हो गया बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है क्या, यहां पे एक्स एक्सिस ले लेना, यहां पे आप वाई एक्सिस ले लेना। तो उस केस में पार्टिकल के लिए डिफाइन करो बेटा, अगर आपने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है तो ux इक्वल्स टू u, uy इक्वल्स टू 0, ax इक्वल्स टू 0, ay इक्वल्स टू माइनस का QE बाय m। माइनस का साइन ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, y में जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ ये नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ भी नहीं है ना। चलिए फिर उसके बाद जो भी आपसे पूछ ले आप वो सारी बातें बता सकते हो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर दो, लीनियर मोशन आएगा तो लीनियर मोशन लगा दो। यार ये सारी चीजें तो हमें सॉल्व करना आती है ना। चलिए भाई, तो यहां पे भी देख लीजिए सभी लिखा है चार्ज पार्टिकल इनिशियली जो कि रेस्ट पे था उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस इसलिए बोलते हैं कि अभी mg से हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो बेटा चार्ज पार्टिकल स्टार्ट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन आता है QE बाय m। पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। लिखना है कुछ, इसमें कुछ लिखने वाली बातें हैं इसमें, देख लो, ठीक है। फिर यहां पे आए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अगर वो 1D मोशन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो 2D मोशन करता है तो प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना आता है हमें, नहीं आता? अरे यार ऐसे मत करो। चलिए सेकंड केस आता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें जो कि ग्रेविटी फ्री है, तो चार्ज पार्टिकल स्टार्ट करता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगेन वही बात होगी कि भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल था, ऑलरेडी इसको रख दिया, तो इसके लिए इनिशियली नाउ द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, है ना। अब यहाँ पे मूविंग चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जैसे कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मूविंग चार्ज पार्टिकल को रख दिया था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ होगी u। एक्सेलरेशन आज भी QE बाय m है, तो इसके लिए आप v इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी इक्वेशन वो आपसे मांगता है आप उसके हिसाब से उसको सॉल्व कीजिए। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि एक्सेलरेशन QE बाय m होगा। अगर एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो किसी टाइम पे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, या फिर जो भी वो मांगे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट बेटा, लिख लो इसको भी, वही बात सारी, पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव कहां जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पे ये एक पॉजिटिव चार्ज था, प्लस का Q चार्ज था हमारे पास में, U से चल रहा था, और अगर मैंने यहाँ पे फील्ड को एक्टिव कर दिया तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आएगा गिवन बाय QE बाय m, और जिसकी वजह से अब ये और ज्यादा स्पीड से चलेगा। ये क्या करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन, क्या करेगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा ये। चलिए भाई लिख लो इसको, हो गया कंप्लीट। थर्ड केस आता है, अ चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये वाली चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके इसमें पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक इन नेचर, और बेटा यहां पे कहानी लगेगी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की। फिर और प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करना तो सबको आता होगा, क्लास 11th में पढ़ा था। जैसे कि आप देखो फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज को इधर प्रोजेक्ट किया, इट विल गो लाइक दिस फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ, और पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है तो वही बात होगी, x में एक्सेलरेशन 0, y में एक्सेलरेशन वही QE बाय m, डायरेक्शन के हिसाब से देख लेना जो भी बातें करेगा। x में एक्सेलरेशन वेलोसिटी u है तो y में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो उसके बेसिस पे आप ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। एक सवाल कराता हूं, उससे थॉट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, बट इसको नोट कर लीजिए पहले। सवाल कराता हूं उससे थॉट क्लियर होगा, पर उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़े आगे सवाल की ओर। चलिए भाई, तो सवाल बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ एन इलेक्ट्रॉन, कौन है, इलेक्ट्रॉन है, कौन है, इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है सर पहली चीज तो, एंटर्स विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। आपको दे रखा है कि 100 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे वो एंटर कर रहा है, एंड कम्स आउट मेकिंग 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस आफ्टर द टाइम न्यूमेरिकली इक्वल्स टू m by e। बेटा पहली चीज तो टाइम जो है वो m by e के बराबर है,
क्वेश्चन में ऐसा बोला है इन्होंने, टाइम न्यूमेरिकली इक्वल टू m बाई ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इधर से, तो यहां पे इतने से पार्ट में आप देखना, इतने से पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो डेफिनेटली सी बात है जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां पे दिस इज द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो बेटा ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस होता है, तो इसमें सबसे पहले मैं अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व कर लेता हूं इसको। अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व किया तो ux बनता है 100 cos 30 डिग्री, ax बनता है 0, सो vx हो जाएगा बेटा कितना, vx हो जाएगा अगेन 100 cos 30 डिग्री। कहां पे निकला, यहां पे निकला, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो vx हो जाएगा आपके पास में कितना, v cos 60 डिग्री। बहुत ही शानदार। सो vx कितना था, v cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 100 cos 30 डिग्री। सो v का वैल्यू बनता है 100 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स लगा रहा हूं मैं आपके लिए। vx इक्वल्स टू ux प्लस axt, vx इक्वल्स टू ux प्लस axt। अब ax वाला पार्ट तो शून्य हो जाता है, तो vx इक्वल्स टू ux हो जाएगा। तो भाई यही किया है मैंने यहां पे भी, ux का वैल्यू इतना था, vx का वैल्यू निकाल दिया। तो v का वैल्यू आ रहा है 100 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पार्टिकल जब बाहर की तरफ निकलेगा तो कितनी स्पीड से निकलेगा, 100 रूट 3 मीटर पर सेकेंड से निकलेगा। अभी जब एंटर किया था तो कितने से किया था, 100 से किया था। जब एंटर किया था तो 100 मीटर पर सेकेंड से किया था, जब बाहर निकला तो 100 रूट 3 से निकलेगा। पर सर ये सारी चीजें थोड़ी चाहिए मुझे तो चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सो y में देखो तो इसके ऊपर QE वाला फोर्स लग रहा है, y में इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर QE वाला फोर्स लग रहा है, तो इसको y के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहां सॉल्व कर रहे हैं अलोंग y, अलोंग y इसको हमने सॉल्व किया। सो uy कितना हो जाएगा बेटा, u साइन 30 डिग्री 100 साइन 30, 100 इंटू 1/2 बोले तो 50 मीटर पर सेकेंड uy। vy हो रहा है v साइन 60 डिग्री, v बोले तो 100 रूट 3 साइन 60 रूट 3/2, यहां पे बनेगा 50 इंटू 3 150 मीटर पर सेकेंड। सो हमने vy निकाला, हमने uy निकाला, है ना। अब ध्यान से देखना, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस का ay इंटू टी लगाते हैं। बेटा ay कितना होगा, ay होगा QE बाय m, चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, E बाय m इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द y की तरफ एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, देखो ना यहाँ पे y की तरफ एक्सेलरेशन, या फिर मैं बोलूँ सिंपली फोर्स अलोंग द y इक्वल्स टू QE, E इंटू E। So mass into acceleration equals to E into E, acceleration equals to E by। ये कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। देखो y ऊपर पॉजिटिव है ना, इसलिए प्लस के साथ लिखा है मैंने। y ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, इधर की तरफ x पॉजिटिव है, इधर की तरफ y पॉजिटिव है। ऊपर पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की साइड, बेटा फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है इसलिए मैंने प्लस में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो इसको यहाँ पे, vy की जगह 150 इज इक्वल्स टू uy की जगह 100 और सॉरी 50 प्लस का E कैपिटल E बाय m डॉट t की जगह क्या लिखूं बेटा, t की जगह m बाय e, टाइम न्यूमेरिकली इक्वल्स टू m बाय e। सो t इक्वल्स टू m बाय e था, सो t की जगह मैं लिख देता हूं m बाय e। सो m से m मरेगा, e से e मरेगा, तो 150 इज इक्वल्स टू 50 प्लस का e। सो E बनेगा कितना, 100 न्यूटन पर कूलम। समझ में आया। सो E कितना बनता है, 100 न्यूटन पर कूलम। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले आप ग्रेविटी लेते थे, mg लेते थे, आज mg नहीं लेना, आज आपको q इंटू ई वाला फोर्स लेना है। पहले आप क्या लेते थे, ग्रेविटी लेते थे, आज ग्रेविटी नहीं है, उसकी जगह फोर्स है q इंटू ई, तो एक्सेलरेशन होगा q इंटू ई बाई एम, और कुछ भी तो नहीं है इसमें। ठीक है, छाप लो इसको जल्दी से।
नोट किया सभी ने? लिखो इसको भी, ये भी नोट किया सभी ने? पक्का? सच में? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो यहां पे हमारा जो ये सेशन है आज का वो होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। किसी पार्ट में कोई डाउट हो, डीपीपी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे आइए। IIT JEE वाले डिपार्टमेंट में जाइए। IIT JEE में जाके आपको मेरे लेक्चर्स यहां पे मिल जाएंगे। मैं हूं, वॉच नाउ पे क्लिक करना, एक और मेरा फोटो दिखेगा बड़ा वाला, फोटो को इग्नोर करो, यहां पे आओ, वॉच ऑल वीडियोस। यहां पे आपको सारे लेक्चर्स, डीपीपीज एंड उसके वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ यहां पे मिलने वाला है तुम लोगों को। तो हर एक चीज हमने प्रॉपर सीक्वेंस वाइज अरेंज करके रख दी है, सो दैट आपको कभी कोई परेशानी ना हो। आपको ऐसा ना हो कि कोई वीडियो ढूंढनी पड़ती है, सर वो मिल ही नहीं रही वीडियो आपकी, लेक्चर 2 नहीं मिला, लेक्चर 4 नहीं मिला। वो सब हर एक चीज प्रॉपरली अरेंज करके रख दी है। अब मैं आपको वेबसाइट पे बुला रहा हूं तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन भी लेना होगा, तो ऐसी कोई चीज नहीं है हमारे पास सब्सक्रिप्शन नाम की। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या है बेटा, फ्री है। तो आपकी जितनी मर्जी पड़े उतने बार आप वेबसाइट पे आइए, जितने बार लेक्चर देखना उतने बार देखिए, डीपीपी कितने बार डाउनलोड करनी उतने बार करो, सब ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी, वेबसाइट पे मिलेगी। वेबसाइट पे विजिट जरूर कर लेना, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप चैनल पे नए हैं सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो अभी के अभी, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। बाकी सेशन अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना, उनको बोलना कि भैया जेई की प्रिपरेशन अगर करनी है अप टू द एडवांस लेवल तो फिर मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। बाकी सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और बस इतनी बातें इस सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।